नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग। मतदान वाले राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन पर 5 घंटे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वोटर्स को वोटिंग पर्ची क्यों नहीं दे सकते? चुनाव आयोग का जवाब, इसका गलत इस्तेमाल होगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बड़ा आरोप, जेल में केजरीवाल की जान लेने की साजिश। आतिशी ने कहा, ईडी को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आतिशी ने कहा। एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के मंच से चिराग पासवान को गाली देने का आरोप लगा है। तेजस्वी बोले, ऐसा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। चिराग ने कहा, आरजेडी ने महिलाओं का अपमान किया। बड़ी खबर, ईरान में फंसे 17 भारतीयों में से एक महिला की स्वदेश वापसी। बड़ी खबर आ रही है सुरक्षित वापसी पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट, देश हो या विदेश, मोदी की गारंटी पूरी होती है। और हिमाचल प्रदेश के ग्यू गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। पीएम मोदी ने ग्यू गांव के लोगों से फोन पर की बात। कंगना का पोस्ट, लोग अब सीधे प्रधानमंत्री से कर रहे हैं बात। और बड़ी खबर, मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ ने रचा इतिहास। स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण। टेस्टिंग में 1111 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। और ब्रिटेन में आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। 54 सांसदों ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को लिखी चिट्ठी। इजरायल पर ईरानी हमले के बाद मांग ने पकड़ा जोर। और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल के खिलाफ ईरान की सबसे बड़ी धमकी। ईरान अपनी परमाणु नीति में करेगा बदलाव। परमाणु साइट्स पर अटैक हुआ तो इजरायली न्यूक्लियर प्लांट करेगा तबाह। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में वो कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो है, कल होगा पहले चरण का मतदान, लेकिन मतदान की टाइमिंग से जुड़ा है कनाडा की ट्रूडो सरकार का दुष्प्रचार। दूसरी खबर, क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण से ठीक पहले यह क्यों कहा। तीसरी बड़ी खबर, केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी और आम मिठाई खाते हैं। आप और ईडी की लड़ाई में चीनी ज्यादा है। चौथी खबर, भारत दौरे से पहले इलॉन मस्क का बड़ा बयान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मिले स्थायी सदस्यता। अमेरिका ने मस्क की हां में हां मिलाई। और पांचवी खबर, ईरान ने पहली बार इजरायल को परमाणु हमले की धमकी दी है। क्या मिडिल ईस्ट में एटमी विनाश आएगा? इन सभी खबरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर से। ठीक 10 घंटे बाद भारत में पहले चरण के लिए मतदान होंगे। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में शांति से चुनाव निपटे, आयोग की पूरी तैयारी है और भारतीय लोकतंत्र का यह इतिहास भी है। लेकिन कुछ देश भारत की इस लोकतांत्रिक शक्ति को पचा नहीं पा रहे हैं और दुष्प्रचार का एजेंडा चला रहे हैं। खासकर कनाडा की ट्रूडो सरकार, जो मतदान से ठीक पहले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुट गई है। कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा, भारत में चुनाव के दौरान अघोषित कर्फ्यू लग सकता है। इसमें लिखा है, चुनाव के समय अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो सकते हैं। चुनाव के दौरान और बाद में भी प्रदर्शन हो सकते हैं। इस दौरान बगैर नोटिस के अघोषित कर्फ्यू लग सकता है। ऐसे में भारत में रहने वाले कनाडा के नागरिक खास सतर्कता बरतें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। यह ट्रूडो सरकार उस देश के लिए कह रही है जहां पर चुनाव उत्सव होते हैं। यहां पर चुनाव आते हैं तो जश्न होता है। चुनाव आते हैं तो जो लोग कई सालों से, महीनों से एक दूसरे से नहीं मिलते तो वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। सवाल यह है कि भारत में चुनाव को लेकर जस्टिन ट्रूडो की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ी है? वो भारत के चुनाव में प्रदर्शन होने का इंटरनेशनल भ्रम क्यों फैला रहे हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि तीसरी बार मोदी सरकार आ सकती है? क्या उन्हें यह लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनका खालिस्तानी एजेंडा नाकाम हो जाएगा? हमारी टीम ने चुनाव को लेकर ट्रूडो के भारत विरोधी डीएनए को समझने की कोशिश की, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरूर देखिए। कनाडा की तरफ से भारत विरोधी दुष्प्रचार का ये दस्तावेजी सबूत है। भारत में रहने वाले कनाडा के नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी, जिसमें एक जगह लिखा है, उच्च स्तर की सावधानी बरतें, और इसके ठीक नीचे 17 अप्रैल की डेट के साथ लिखा है, लेटेस्ट अपडेट, बचाव और सुरक्षा, आम चुनाव से जुड़ी हुई सूचना। हमने जब इस सूचना को विस्तार से पढ़ा तो दूसरे पन्ने पर कई चौंकाने वाली लाइनें देखने को मिली। 4 पॉइंट में लिखा था,
भारत में आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच होने वाले हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में प्रदर्शन हो सकते हैं। यातायात और सार्वजनिक परिवहन में भी व्यवधान हो सकता है और बिना सूचना के कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों को उन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह भी दी जहां प्रदर्शन और बड़ी सभाएं हो रही हों। पहली नजर में लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हर देश को अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जब बात भारत के संदर्भ में कनाडा की हो तो ये इतना सरल भी नहीं है। वरना खुद सोचिए, कनाडा सरकार ने कर्फ्यू लगने वाला डर क्यों दिखाया, ये भ्रम क्यों फैलाया? ये चाहता है कि यहां पर जो है हिंसा हो। आपको ये भी मालूम है कि उसकी एम्बेसी के कई लोगों को हमने निकाल दिया है, हम भेज रहे हैं क्योंकि वो इंटरफियर करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी नजर उन पर है। असल में ट्रूडो की परेशानी की वजह उन्हें करारा कूटनीतिक जवाब देने वाली मोदी सरकार है, जो हर खालिस्तानी चाल को नाकाम करती रही है। कनाडा में जिस तरह से भारत विरोधी तत्वों को शरण मिलती है, समय समय पर इसका खुलासा करके ट्रूडो को बेनकाब करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ट्रूडो को इसका एहसास भी कराती रही है। जिस तरह से आप पुछ कर रहे हो आतंकियों की, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो नाइजीरिया से हों, चाहे कहीं और से हों दुनिया में, समय आएगा जब ये कहेंगे कि आपके पास तो इतनी ज़मीन है, लोग कम है, अब हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट कैनेडियन टेरिटरी में बनाते हैं। फिर क्या करोगे उस समय? और ये समय मैं देख रहा हूँ आएगा। दिल्ली में G20 के दौरान ट्रूडो की अनदेखी याद होगी। जानकार मानते हैं कि उनकी भारत विरोधी बेचैनी तभी से ज्यादा बढ़ी है और कनाडा को डर है कि भारत में अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो ये बेचैनी 7वें आसमान पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर विवाद पिछले साल से जारी है। जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर मरते रहे। भारत भी समय समय पर उनके इस झूठ की पोल खोलता रहा। सवाल है कि कनाडा भारत विरोधी नजरिया क्यों रखता है? अब जरा इसे डिकोड करते हैं। कनाडा में एक डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अध्यक्ष जगमीत सिंह कनाडा से बैठकर खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को खुलेआम समर्थन देते हैं। इनकी पार्टी ने 2021 के चुनाव में 25 सीट जीती थी। उस समय ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली थी। लिबरल पार्टी बहुमत से 13 सीटें दूर थी। उस समय जगमीत सिंह की डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था। ट्रूडो कैबिनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी अहम भागीदार है और उसी की बैसाखी से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री। अब यहां वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या कनाडा की सरकार को यह डर है कि भारत में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब अप्रत्यक्ष तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं और युवाओं के दम पर तीसरी बार मोदी की सरकार बन सकती है। 4 जून को 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि 4 जून को 400 पार। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। राहुल गांधी कह चुके हैं बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन विदेशी मीडिया इस संबंध में क्या सोचता है, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट की राय क्या है? तो वॉशिंगटन पोस्ट में आज ही इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट छपी, जिसकी हेडलाइन थी, अब जब भारत मतदान करने जा रहा है तो महिलाएं और युवा मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को शीर्ष पर रख सकते हैं। हमने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो इसकी वजह भी पता चली। इस रिपोर्ट में खासकर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और नमो ड्रोन दीदी का जिक्र था। लिखा था, गरीब महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर देना, मुफ्त अनाज का बैग बांटना, महिला उद्यमियों के लिए ऋण मुहैया कराना, महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करना चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारतीय महिलाओं की नजर में पीएम मोदी घरेलू हिंसा पर सख्त छवि रखने के साथ साथ भारतीय पारंपरिक मूल्यों का पालन करने वाले और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिबद्ध नेता हैं।
इस चुनाव में प्रधानमंत्री का फोकस भी महिला मतदाता ही है। वो विपक्ष के जाति आधारित जनगणना के जवाब में जिन 4 जातियों को प्रमुखता देने की बात करते हैं, उनके विकास से 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं। उनमें गरीब किसान और महिला के साथ साथ देश के युवा भी शामिल हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में महिलाओं के साथ साथ ये युवा मतदाता भी अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कूटनीतिक मोर्चों पर भारत की साख दुनिया में बढ़ी है और देश आर्थिक शक्ति के तौर पर भी उभरा है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़ों का हवाला दिया गया। इसके जरिए बताया गया कि महिलाएं अब मतदान को लेकर बिना पारिवारिक दबाव में आए स्वतंत्र फैसले ले रही हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। इसीलिए इसके लिए 2019 के आंकड़े दिए गए, जिसमें दशकों में पहली बार पुरुष और महिला मतदाता के बीच वोटों का अंतर काफी कम था, और हाल के राज्यों में चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या भी पुरुषों से अधिक हो गई। बात जहां तक युवाओं के सोच की है, तो वॉशिंगटन पोस्ट में लोकनीति के सर्वे का जिक्र है, जिसके मुताबिक 18 से 24 वर्षों के बीच के भारतीय युवा दूसरे उम्र वर्ग की तुलना में पीएम मोदी को लगभग 5 से 6% अधिक पसंद करते हैं। हालांकि युवाओं को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता नौकरियों की कमी, लेकिन 70% युवाओं ने फिर भी माना कि मोदी सरकार भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। वॉशिंगटन पोस्ट को उम्मीद है कि बीजेपी बम्पर जीत से वापस आ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उन्हीं के नेता के एक बयान ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पुरानी कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती है। कहावत केंद्रीय मंत्री और गुजरात की राजकोट सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला पर फिट बैठ रही है। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। रूपाला की टिप्पणी ने देश भर के क्षत्रियों को नाराज कर दिया। नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं है। आक्रोश की शुरुआत गुजरात से हुई, पर इसकी तपिश राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक महसूस हो रही है। रूपाला के बयान के विरोध में कई शहरों में राजपूत समाज का प्रदर्शन और पंचायतें हो रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर टीवी 9 भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा, क्षत्रिय समाज अब नाराज नहीं है। गृह मंत्री ने और क्या कहा, आपको पूरी बात बताएं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या कहा था, जिसके विरोध में क्षत्रिय समाज आंदोलन के रास्ते में आया। ये बात 23 मार्च की है। पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट में चुनाव प्रचार कर, उन्होंने वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में राजाओं को लेकर एक टिप्पणी की। रूपाला ने कहा, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। रूपाला ने आगे कहा, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, लेकिन वे झुके नहीं। रूपाला के इस बयान से दलित समुदाय खुश हुआ या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनकी राजाओं पर की गई टिप्पणी ने क्षत्रियों को नाराज कर दिया। हालत यह है कि देश के 4 बड़े राज्यों में राजपूत समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात से राजस्थान और यूपी से हरियाणा तक ये आक्रोश केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से उभरा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समुदाय पर टिप्पणी 23 मार्च को राजकोट में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में की। उनके बयान वाला वीडियो वायरल हुआ तो गुजरात के राजपूत समुदाय ने इसे मुद्दा बना दिया। रूपाला, 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 अब हाय हाय की जरूरत नहीं है उसको, अब तो बाय बाय की जरूरत है। ये 16 अप्रैल को राजकोट में क्षत्रिय समाज की रैली की तस्वीरें हैं, जिसमें राजस्थान और गुजरात के क्षत्रिय समाज के हजारों लोग शामिल हुए। नाराजगी रूपाला की टिप्पणी से है, इसलिए उन्हें उम्मीदवारी से हटाने की मांग की गई। हमें हमारा मान सम्मान प्यारा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, हमारी पगड़ी का मान सम्मान प्यारा है, जिसके लिए हमने गर्दनें कटवाई। उस पगड़ी को कोई उछाल दे, किसी की माई के लाल में औकात नहीं, और जो उछाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस रूपाला की टिकट नहीं करती, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। रूपाला का सबसे तीखा विरोध राजकोट में हुआ। राजकोट के गांव-गांव में राजपूत रूपाला को वोट नहीं देने की कसम खा रहे हैं। सिर्फ राजकोट नहीं, गुजरात के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें भावनगर की हैं,
जहां राजपूतों के गांवों में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। गुस्सा बढ़ता गया, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राजपूत समुदाय की महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। राजपूतों का गुस्सा गुजरात तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान के जोधपुर में राजपूत समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ खाने लगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी अपना समर्थन देने गुजरात पहुंच गए। ये जो भी इन्होंने बात कही है वो वाकई सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है और इसका करारा जवाब पूरे गुजरात में इनको मिल रहा है। नाराजगी यूपी तक फैली। पश्चिमी यूपी का क्षत्रिय समाज मेरठ से हापुड़ तक पंचायत करने लगा। धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत हुई। लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाली देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाली देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। पुरुषोत्तम रूपाला से नाराज राजपूतों के गुस्से ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया। विपक्षी दल भी इस विवाद में कूद गए हैं। गुजरात से लेकर यूपी तक विपक्षी दलों के नेता राजपूतों की नाराजगी का फायदा कैसे उठा रहे हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। परिवार के क्षत्रियों ने नीचा देखाड़વાનો मारो कोई आशय के इरादो त्यारे नहोतो, अत्यारे न होय अने भविष्यमां पण न होई शके। कोईपणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगिरी व्यक्त करूँ छू, दिल थी माफी मांगू छू। गुजरात से यूपी तक जब राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया, आंदोलन करने लगा, तब पुरुषोत्तम रूपाला ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने बयान पर माफी मांगी। लेकिन क्षत्रिय नेताओं को रूपाला की ये माफी नाकाफी लगी। बहन बेटियों पे भद्र टिप्पणी करते हैं, माफी मांगने पर इस तरीके की माफी की मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फोन आया, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि ठीक है, आपको बुरा लगा तो इसलिए माफी मांग रहा हूँ। इतनी सी नहीं कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं बार बार। चुनाव सामने है, इसलिए राजपूत समाज के गुस्से को सियासी हवा भी मिल रही है। अगर कोई गलती करता है, पछतावे के साथ दिल से माफी मांगता है, जरूर उसे माफ किया जा सकता है। पर अगर कोई गुनाह करता है और फिर भी अहंकार से माफी का नाटक करता है, तो उसे कोई माफ नहीं कर सकता। राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला का मुकाबला कांग्रेस के परेश धनानी से है। परेश धनानी ने रूपाला के बयान को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। स्वाभिमानना रक्षणनी लड़ाई छे। दीकरीओना दामनने दाग लगाड्यो ने एने सबक शीखवाडवा माटेनी लड़ाई छे। पिछले 27 दिन से जब से ये विवाद चल रहा है, रूपाला 3 बार माफी मांग चुके हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज की मांग है कि बीजेपी पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस ले। इसके लिए 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। गुजरात के क्षत्रिय समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 19 अप्रैल तक रूपाला को चुनाव मैदान से नहीं हटाया गया तो 20 अप्रैल से आंदोलन का पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में थे। वो यहां से उम्मीदवार हैं। उन्होंने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के साणंद में विशाल रोड शो किया। इस दौरान TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय ने गृह मंत्री अमित शाह से क्षत्रिय समाज की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा। क्या कहा उन्होंने, आपको देखिए। गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फिजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा बहुमत के साथ जीती। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह 400 पार का मूल। राजपूतों की नाराजगी की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला से हुई, लेकिन अब राजपूत बीजेपी का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि राजपूतों की नाराजगी का चुनाव पर क्या असर हो सकता है। अगर गुजरात की बात करें तो यहां राजपूत आबादी 5 से 6% है। राजस्थान में राजपूतों की आबादी करीब 7 से 8% है। यूपी में राजपूत यानी ठाकुर करीब 6 से 7% हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में राजपूत समाज की आबादी करीब 7 से 8% बताई जा रही है। हरियाणा की बात करें तो यहां राजपूत करीब 3 से 4% है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजपूतों की संख्या ज्यादा नहीं लगती, लेकिन राजपूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर बहुत प्रभावशाली हैं। ये समुदाय अपने दम पर चुनावी हवा बदलने की ताकत रखता है।
यही वजह है कि राजपूतों के गुस्से ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर चुके हैं। कल हापुड़ में धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां करीब 10% आबादी राजपूतों की। नगीना लोकसभा सीट में राजपूतों की आबादी करीब 12% है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में और अमरोहा में राजपूतों की आबादी करीब 8% है। मेरठ और कैराना में राजपूत करीब 6% है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां राजपूत 5% है। राजपूत समुदाय बीजेपी का परंपरागत ट्रेडिशनल वोटर रहा है, लेकिन रूपाला के बयान से नाराज राजपूतों ने मेरठ, सहारनपुर और हापुड़ में विपक्षी दलों के खुले समर्थन का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या होता है, या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाती है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके शुगर लेवल बढ़ने और डॉक्टर से नियमित जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने उनके शुगर लेवल बढ़ने पर चौंकाने वाली जानकारी दी। जांच एजेंसी ने पूरा डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रख दिया। आप भी देखिए, ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ईडी ने क्या कहा है, ये देखिए। अब ईडी ने जो अंग्रेजी में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके बाद में आता हूं। टी विद शुगर, बनाना, स्वीट्स 1 और 2 पीसेस, या हाफ पीस है या 2 पीसेस है, ये देखिए। पूरी आलू की सब्जी। अब यहां पर टाइप 2 डायबिटीज है उनको। उन्होंने कहा है कि मीठी चाय, केला, मिठाई, पूड़ी, आलू की सब्जी नियमित रूप से ले रहे हैं। ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं। इसका पता होने के बावजूद वो ये चीजें खा रहे हैं जिससे उनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है। वो लंच और डिनर में घर का बना खाना खाते हैं और उसी के साथ ये सब चीजें भेजी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के ब्लड शुगर की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ऐसा 5 बार हुआ जब उनका शुगर लेवल कभी 200 के पार गया, कभी 250 के ऊपर चला गया। यह भी एक फैक्टर है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ईडी ने कोर्ट में इसे लेकर 7 पन्नों का अपना दस्तावेज दाखिल किया। ईडी के वकील ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर बढ़ने की वजह उनके घर का खाना है। उन्हें घर से आलू पूड़ी, आम, मिठाई और मीठी चीजें खाने के लिए दी जा रही हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart has mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं और चीनी वाली चाय पी रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और इसे मेडिकल आधार पर जमानत हासिल करने का आधार बनाया जा सके। ईडी के मुताबिक ये जानकारी तिहाड़ जेल को लिखी एक चिट्ठी के बाद सामने आई। दरअसल कोर्ट की इजाजत से ही अरविंद केजरीवाल को जेल में घर से बना हुआ लंच और डिनर दिया जाता है, जबकि सुबह का नाश्ता तिहाड़ जेल की ओर से ही मिलता है। जेल की तरफ से जारी डाइट चार्ट को अगर देखें तो 3 अप्रैल को उनको मिठाई और केले दिए गए, 5 अप्रैल को मिठाई दी गई, 6 तारीख को आम और मिठाई फिर दी गई, 7 तारीख को भी आम और मिठाई भेजी गई। इसी तरह उनको हर दिन कभी मिठाई, कभी आम, कभी पूड़ियां तो कभी आलू की सब्जी लंच और डिनर में घर की तरफ से परोसी गई। जेल की तरफ से ईडी को 1 अप्रैल के बाद से उनके ब्लड शुगर की रिपोर्ट भी दी गई है। इसमें 10 तारीख के बाद से उनका ब्लड शुगर लगातार बढ़ रहा है। तिहाड़ जेल ने ईडी को यह भी जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर एम्स अस्पताल से राय मांगी गई है। 17 तारीख को यह चिट्ठी लिखी गई है। तिहाड़ जेल ने उनकी रिपोर्ट अटैच करते हुए एम्स से पूछा है कि कैदी डायबिटीज टाइप 2, कब्ज और खांसी के मरीज हैं। जेल की तरफ से उनकी नियमित जांच हो रही है। कृपया उनके ब्लड शुगर डेटा के आधार पर मेडिकल डाइट की सलाह दें। तिहाड़ जेल की इसी रिपोर्ट को ईडी ने आधार बनाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगा है। इसके अलावा केजरीवाल के वकील से डॉक्टर की पर्ची मांगी गई है। कल दोपहर 2 बजे कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर इन दावों और दस्तावेजों के सामने आने के बाद दिन भर खूब सियासत हुई। बीजेपी इसे शुगर घोटाला बताते हुए उनको यूपी की जेल में ट्रांसफर करने की मांग कर रही।
अपनी शुगर लेवल को ख़राब करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जो घर का खाना मिल रहा है उसमें जानबूझकर मिठाई और आम की मात्रा बढ़ाई गई है। ईडी के आरोपों का क्या, जो संस्था झूठ के बुनियाद पे गवाह तैयार करके झूठे गवाह लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है, ऐसी संस्था के बयान पे क्या आप भरोसा करेंगे? उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है। अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। शुगर लेवल के अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, इसे भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। ईडी ने जो डाइट चार्ट कोर्ट में पेश किया, उसके मुताबिक 11 अप्रैल को नाश्ते में उनको अंडा दिया गया था। उस दिन नवरात्र, यानी नवरात्र के दिन उनको अंडा दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अंडा खाया या नहीं ये हमें पता नहीं या कोई जानता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे हमले का हथियार बना लिया। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि राम राज्य की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी बताए कि ऐसा कौन सा राम राज्य है जहां नवरात्र में अंडा खाया जाता है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरा बताएंगे कि तीसरे नवरात्रि के दिन अरविंद केजरीवाल 4-4 अंडे खा रहे थे। कौन व्यक्ति नवरात्रों में अंडे खाता है जी? इस बीच तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि डाइट पर हुई सुनवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल बेहद डिप्रेस नजर आए। वैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज एक और झटका लगा। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप नेता अमानतुल्लाह आज ईडी दफ्तर में पेश हुए थे, जहां उन्हें लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों से खबर आई, दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तारी। टेस्ला प्रमुख भारत आने वाले हैं और उनके भारत दौरे से ठीक पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, उनकी इस मांग को अब अमेरिका का समर्थन मिला है, जिससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी कैसे मजबूत हुई है आप इस रिपोर्ट में देखें। और आई ब्रिंग इट अप, दे टेल। बहुत अफसोस की बात कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता। We certainly support reforms to the UN institution. अब से कुछ दिनों बाद एलॉन मस्क भारत में होंगे, लेकिन उससे पहले ही यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट को लेकर अमेरिका ने एलॉन मस्क के बयान का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने माना है कि यूनाइटेड नेशंस की इस संस्था में सुधार की जरूरत है। The president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps are, but certainly we recognize that there is a need for reform, but I will leave it at that. दरअसल भारत पिछले कई साल से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश में है, लेकिन हर बार चीन के वीटो की वजह से वो सदस्य नहीं बन पाता। इसे लेकर ही टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क ने साल की शुरुआत में ही सवाल उठाए थे। एलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा था,
कहीं ना कहीं यूएन की इकाइयों में संशोधन की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है। जनवरी में की गई इलॉन मस्क की इस पोस्ट का अब अमेरिका ने भी समर्थन कर दिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के कई देश भी हैरान होते हैं कि आखिर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। और ये बात देश के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर खुद कह चुके हैं। Sometimes when I meet other foreign ministers or leaders, before I bring it up, they tell me, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता. That feeling is very much there, and people also realize our value. यानी इससे साफ है कि यूएनएससी में भारत का विरोध करने वालों की पोल खुलने लगी है और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का रास्ता साफ हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त हुआ था। तब इसकी दुनिया में चलती भी थी, लेकिन अब दुनिया में कई वॉरफ्रंट खुल गए, लेकिन यूएन की इस संस्था पर किसी का एतबार नहीं रहा है। अब सभी की निगाहें भारत पर हैं। ये रिपोर्ट। पिछले 2 साल में बहुत कुछ हो चुका है। पहले रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी, इजराइल हमास में युद्ध हुआ, अब ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ गई है। लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब किसी देश ने यूनाइटेड नेशंस की फिक्र की हो, उसकी किसी भी बात पर अमल किया हो। यूएन चार्टर के मुताबिक उसके 4 उद्देश्य हैं। दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ताना संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ मानवाधिकारों को देखना, राष्ट्र के बीच सामंजस्य पैदा करने का केंद्र बनाना। लेकिन पिछले कई सालों में यूएन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं रहा है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में यूनाइटेड नेशंस का महत्व कम हुआ है और देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी यही कहते हैं। दुनिया में ये फीलिंग है कि यूएन बहुत कमजोर हो चुका है, कि यूएन की कहीं चलती नहीं है। यूक्रेन युद्ध में यूएन में डेडलॉक हो गया था। अभी जो इजराइल गाजा में जो चल रहा है वहाँ भी यूएन की सहमति नहीं बनी इसमें। तो मुझे लगता है कि जैसे ये फीलिंग बढ़ता जाएगा, हमारे लिए जो सीट मिलने की संभावना जो है वो भी बढ़ेगी। मौजूदा वक्त में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। भारत 8 बार अलग अलग मौकों पर यूएनएससी का स्थायी सदस्य रह चुका है। जनवरी 2023 में हुए एक सर्वे में सबसे ज्यादा समर्थन भारत को मिला था। सर्वे में भारत को 26% लोगों का समर्थन मिला, वहीं जापान को 11%, ब्राजील को 9% और जर्मनी को 7% देशों ने समर्थन दिया। इस सर्वे में ज्यादातर लोग किसी भी नए सदस्य को स्थायी सदस्य बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस संस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा सहमति बनी तो वो सिर्फ भारत है। और वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर नजर रखने वालों का मानना है कि अगर यूएनएससी में कोई कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ भारत है। हम बात कर रहे हैं उस अशांति की जिसका 2-3 दिन बल्कि 1 हफ्ते पहले से डर था, और वो हो गई। बंगाल की। बंगाल में वही हुआ जिसका डर था। रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को राम भक्तों पर पत्थर चले और बम बरसे। तस्वीरें देखी आपने? ये देख रहे हैं आप? अब लोग कह रहे हैं दीदी सब जानती थी, लेकिन किंतु मगर परंतु ये क्यों हो गया? बंगाल में त्योहारों पर हिंसा जैसा एक ट्रेंड सा बन चुका है। बीते कुछ सालों में त्योहारों पर पत्थरबाजी, बम, मारपीट की परंपरा चल पड़ी। मतलब जहां पर लोगों को गले मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, मिठाइयां बांटना चाहिए, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। बंगाल की बात करें हम। इस बार रामनवमी पर हुई हिंसा की
पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको इसका 7 नवंबर वाला फैक्टर बताते हैं। 7 नंबर वाला, सॉरी। 17 अप्रैल को हिंसा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कम से कम 7 बार दंगा होने की चेतावनी दी। मुर्शिदाबाद में 7 पत्थरबाज कैमरे पे हमला करते कैद हुए। इसके बाद 7 नंबर का आंकड़ा ट्रेंडिंग में। अब जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई। तस्वीरों में छत से पत्थर फेंकते ये 7 पत्थरबाज, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, छतों पर पत्थर कैसे आए? सोचिए जरा, थिंक, कैसे आए छतों पर पत्थर? लोड किए गए होंगे ना, प्लानिंग थी इसका मतलब। खैर, मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान राम भक्तों के जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई, छतों से जमकर पत्थर फेंके गए। 7 पत्थरबाज कैमरे में पत्थर फेंकते हुए कैद हो गए। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, मानो यहां पत्थरबाजी की खुली छूट मिल गई हो। पत्थरबाजी से मुर्शिदाबाद में हिंसा की शुरुआत हुई। इसके बाद बमबाजी शुरू होने में देर नहीं लगी। पत्थर और बमबाजी जैसे त्योहारों पर बंगाल का चरित्र बन चुका है। ये देखिए जरा, बम फेंके जा रहे हैं, एक अलग छत पर आग लग गई है, दूसरी छत पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए अब जरा, राम भक्तों की भीड़ पर उपद्रवी तत्वों ने बम से हमला किया। जैसे ही रामनवमी की शोभा यात्रा पर बम फेंका गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग, ये देखिए इधर भी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी एक्शन शुरू किया। 17 अप्रैल को रामनवमी से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कम से कम 7 बार दंगा का जिक्र कर चुकी थी। वो बार बार रामनवमी पर दंगा होने की आशंका जता रही थी। 15 अप्रैल को उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा होने की चेतावनी दी थी। 2 दिन बाद चेतावनी सही साबित हुई और मुर्शिदाबाद जल उठा। बंगाल का माहौल बिगड़ गया। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा, पत्थरबाजी और बमबाजी की आग में जल उठा। दिन भी वही था, जगह भी वही थी, जहां उपद्रव की भविष्यवाणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले की थी। पहले आप सीएम ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो, हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उधर ममता बनर्जी ने रायगंज की रैली से हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো করা বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? रामनवमी के दिन हिंसा की चिंगारी मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी चपेट में बंगाल के 2 और शहर आए। पूर्वी मिदनापुर में भी इस दिन झड़प हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि 5 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस और अग्निमित्रा पॉल के बीच बहसबाजी भी हुई। रामनवमी के दिन हिंसा की तीसरी घटना नंदीग्राम से सामने आई है, जहां आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। रामनवमी के दिन बंगाल के 3 शहरों में हुई हिंसा कुछ सवाल खड़े कर रही है, जैसे क्या बंगाल में पत्थरबाजों को कानून या पुलिस का कोई खौफ नहीं है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर डालकर अपनी जवाबदेही से बच रही? क्या मतदान से 48 घंटे पहले बंगाल में हिंसा का वोट कनेक्शन है? क्या बंगाल में हिंसा का कारण तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है? बंगाल में हर बार हिंसा के बाद टीएमसी और बीजेपी
एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी हिंसा उपद्रव में टीएमसी का हाथ बताती है, लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए तुरंत दखल की मांग की है। साथ ही हिंसा की जांच एनआईए से कराने की अपील की है। मतदान से 48 घंटे पहले भड़की हिंसा के बाद सियासी गलियारों में जुबानी बमबारी शुरू हो गई। ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত, এবং আমি এক স্যান্ডেলে দিয়েছি, দেখবেন পুলিশ রামনবমীর মিছিলে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश किए जा रहे हैं कि चुनावी समीकरण को बदलने के लिए किसी हालत में एक दरार पैदा किया जाए। चौधरी मैन ऑफ नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर भाजपा का दो भाई लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस आई। लेकिन अब इस सब से दूर एक अलग फिक्र की बात करते हैं, और यह खबर आप गलती से भी मिस मत करिएगा, खासकर जब आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कंपनी और उसका ये प्रोडक्ट हम सब जानते हैं क्या है, राइट? सेरेलैक बेबी फूड। नेस्ले इंडिया के बेबी प्रोडक्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि दूध और सेरेलैक जैसे बेबी प्रोडक्ट्स आपके बच्चे की सेहत बनाने के बजाय कहीं बिगाड़ तो नहीं रहे। स्विस जांच एजेंसी पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशिया और अफ्रीका में बच्चों के दूध और सेरेलैक में नेस्ले चीनी मिलाती है, जबकि यूरोपीय देशों में नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स में कोई शुगर नहीं है। आरोप गंभीर है, लिहाजा केंद्र सरकार ने शिशु के दूध में चीनी मिलाने की जांच के आदेश दे दिए। क्या नेस्ले का दूध आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या सेरेलैक बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है? पब्लिक आई की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब मुल्कों में नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स में चीनी का इस्तेमाल कर रहा है। पब्लिक आई का दावा है कि हमारी जांच दिखाती है कि एडिड शुगर के मामले में नेस्ले के लिए सभी बच्चे समान नहीं हैं। स्विट्जरलैंड, जहां कंपनी का मुख्यालय है, वहां ये ब्रांड बिना शुगर के प्रोडक्ट बेचती है, जबकि कम आय वाले देशों में चीनी मिलाती है, अक्सर उच्च स्तर पर। अपने दावों को साबित करने के लिए पब्लिक आई ने कुछ तथ्य पेश किए हैं। रिपोर्ट में बकायदा देशों के नाम लेकर यह बताया गया है कि नेस्ले किस तरह का भेदभाव कर रही है। एशियाई देशों की बात करें तो पाकिस्तान में 2.7 ग्राम प्रति पोर्शन, भारत में 2.2 ग्राम प्रति पोर्शन, बांग्लादेश में 1.6 ग्राम प्रति पोर्शन, जबकि यूके, जर्मनी और फ्रांस में ये मात्रा 0 है। इन आरोपों पर TV9 भारतवर्ष ने नेस्ले इंडिया से सवाल किया। नेस्ले के प्रवक्ता ने हमें बताया, हमने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स में पोषक तत्वों को लेकर ना किसी तरह का समझौता किया है और ना आगे करेंगे। हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि भारत में निर्मित हमारे उत्पाद अतिरिक्त चीनी समेत सभी पोषक तत्वों की जरूरतों से जुड़े कोडेक्स के मानकों का पूर्णता और कड़ाई के साथ पालन करते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में अपने बेबी फूड में अतिरिक्त शुगर को 30% तक कम कर दिया है। कंपनी ने बताया कि वो नियमित रूप से अपने फूड प्रोडक्ट की जांच करती है। वैसे बेबी फूड्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो खाने में शुगर या मीठे पदार्थ का इस्तेमाल ना हो। अच्छा, आप जानते हैं सबसे ज्यादा चिंताजनक बात क्या है? वो ये है कि ये काम वो अमेरिका और यूरोप में नहीं कर रहे हैं। मतलब ये काम वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एशिया और अफ्रीका में। क्यों भाई? आपके मन में सवाल होगा कि ज्यादा चीनी से बच्चों को क्या नुकसान होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज का खतरा, अल्जाइमर्स का खतरा, दांतों में कैविटीज और याददाश्त पर असर पड़ सकता है। हमने इस मुद्दे पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय टंडन से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। चीनी तो आप देखिए सबके लिए खतरनाक है। जितनी ज़रूरत है शरीर को, उससे ज़्यादा अगर आप शुगर लेंगे तो वो शुगर जो है बॉडी के सारे ऑर्गन्स की लाइफ को छोटा करती है। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ स्पैन ऑफ एवरीबॉडी डिक्रीजेस विद द हाई शुगर। चीनी सबके लिए खतरनाक है, चाहे बात बेबी फूड की हो
या वहां पर जो हम तिहाड़ की खबर दिखा रहे थे उसकी हो। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। इससे पहले ईडी दफ्तर में 9.5 घंटे हुई पूछताछ। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। आज अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भरा नामांकन। चुनाव में ननद और भाभी की लड़ाई पर सबकी नजर। कन्नौज पहुंचने से पहले आज अखिलेश यादव को बड़ा झटका। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बड़ा कुर्मी चेहरा संजीव कटियार बीजेपी में शामिल। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा की 3 सीटों से उम्मीदवार घोषित किए। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, हिसार से सुनैना चौटाला और अंबाला से गुरप्रीत सिंह को उतारा गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मिशन 13-0 की शुरुआत। मोहाली में सीएम भगवंत मान ने किया आगाज। प्रमोशन का नारा, पंजाब बनेगा हीरो, आप 13-0। अब तक लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने के सवाल पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, हुई है वही जो राम रचि राखा। पश्चिम बंगाल में नादिया से बीजेपी उम्मीदवार जगन्नाथ सरकार की कार पर हमला। टीएमसी पर लगाया आरोप। बोले पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। पहले चरण के मतदान के लिए मणिपुर के इम्फाल में बनाया गया इको फ्रेंडली और ग्रीन मॉडल पोलिंग स्टेशन। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने के पहले। अमृतसर में किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप। और आगे देखिए यूएस भारत रक्षा सूत्र, चीनी हड़प नीति का काबू। द पीएम।